हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो आज हमारी 11th क्लास है उसका थर्ड चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो नया सिलेबस है वो भी आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। लेकिन जैसे न्यू सिलेबस में हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो हमें आज भी पढ़नी ही पड़ेंगी, अदरवाइज हम उनके बारे में आगे बात नहीं कर पाएंगे। उनको आगे हमारी आगे की क्लासेस में कहीं जो हमारी लाइफ टाइम फिजिक्स से रिलेटेड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें अभी पढ़नी ही है। और उनके साथ में आपको मैं छोटी छोटी जो चीजें उनकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताते हुए फिर हम अपन डायरेक्ट अपने जो सिलेबस है उसकी भी बात करेंगे। तो इस जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो क्या है, सरल रेखा में गति। जो हमारा चैप्टर है उसकी बात करें, यहाँ हम बात किसकी करेंगे, गति की करेंगे, वेलोसिटी की करेंगे। तो इससे पहले देखो, गति से पहले हम किसकी बात करते हैं, इसमें जो सबसे छोटा सबसे ये कहें स्थिति की बात करेंगे कि जैसे कोई बिंदु है यहाँ स्थित है, ना ये गतिशील है ना ये इसकी क्या हो गई, स्थिति हो गई। अगर यहीं से ये कोई बिंदु है उठा के यहाँ चला जाता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से चलकर कहाँ पहुंच जाता है, बी बिंदु पर पहुंच जाता है, तो ये यहां से चलकर यहां गया है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। लेकिन स्पीड से पहुंचने से पहले अपन और बात करेंगे कि इसने यहां से यहां तक की क्या की, इसने दूरी तय की या नहीं, क्या तय की, इसने दूरी तय की। अगर मैं यहां से चलकर कहां पहुंच रही हूं, इस स्थिति तक पहुंची हूं, ए पॉइंट से कहां पहुंची मैं, बी पॉइंट तक पहुंची हूं, तो मैंने क्या की, कोई ना कोई क्या की डिस्टेंस तय की। तो जितना मैं चल कर गई वो क्या हो गई, मेरी डिस्टेंस हो गई। और मैं यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है, यहां से जो मेन पॉइंट है उससे जो कितनी दूरी है वो मेरा क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें बात इसी में समझनी है, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि मैं ए स्थिति से चलकर कहाँ गई, बी तक गई, और बी से फिर क्या हुआ, मैं वापस आ गई। यहाँ से मैं कोई सामान लेके मुझे जाना था, कितना, 5 किलोमीटर जाना था। ये जो टोटल कितनी दूरी है दोनों के बीच में, 5 किलोमीटर दूरी पर कोई सामान रख के आना, ठीक है। मेरे को 5 पैकेट्स लेके जाने थे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची। फिर मेरे को याद आया कि भाई मैं तो 5 के 5 नहीं लाई हूँ, मैं तो 4 ही लाई हूँ, कितने, मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गई। तो मैं फिर क्या आ गई, वापस रुक गई। मैंने क्या, यहीं पर रुक गई। मैं ये मान लेती हूँ कि मैंने कितनी इधर वापस कितनी चलकर आ गई थी, 3 किलोमीटर दूरी पर, फिर मैं यहाँ पे रुक गई। तो ये बिंदु कौन सी हो गई, मेरा बिंदु क्या आ गया, अपना सी आ गया, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा था, दूरी वो क्या होती है जो हम क्या करते हैं, जितनी भी हम चलकर क्या है तय करते हैं। तो इसकी जो दूरी की अगर बात करते हैं हम, तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, पहले तो वो कहां से कहां तक गया, ए बी तक गया, और फिर बी सी पर जाके रेस्ट किया, तो बी सी हो गया। इनके टोटल 5 + 3 कितनी हो गई, इसने कितनी जो डिस्टेंस तय की, 8 किलोमीटर हो गई या नहीं हो गई। वही मैं विस्थापन की बात करती हूँ, तो ये जो इसका मेन पॉइंट है जहां से इसने स्टार्टिंग की थी उससे डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है कि कुल कितनी दूरी बची है। तो जो विस्थापन होगा वो क्या हो गया, एसी। कोई दूसरा देखेगा तो ये क्या है कि यहाँ से लेके इसने इतनी दूरी तय की है, तो यहाँ जो एसी फिर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर ही आएगा। तो यहाँ आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन और जो दूरी है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें पता चल रखना है, या क्योंकि इन दोनों से ही जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस आएंगी वो आएगी। अभी यहाँ से चल रहे हैं तो जैसे पिछले चैप्टर्स में अपन विमा की बात करें तो विमा एक बार अपन फिर यहाँ पे बात करेंगे, विस्थापन, दूरी, इनकी बात करें, लंबाई, तो सबकी जो विमा होती है वो किसमें, लंबाई में लेते हैं कि एल वाला काम रहेगा, यानी m0 l1 t0, ये तो क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। और मात्रक की बात करें तो क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर इसका मात्रक ही है, या ये कह सकते हैं फुट में आ सकता है इसका मात्रक,
या सेंटीमीटर में आ सकता है, ये इनके क्या हो गए मात्रक आ जाएंगे। और ऐसे भी अगर अपन दूरी की बात करते हैं तो दूरी का भी क्या रहेगी विमा m0, l1 और t0, और वही मीटर किलोमीटर ये सब क्या रहेंगी इसकी विमाएं सॉरी मात्रक रहेंगे। अभी इन्हीं से आगे चलते हुए हम दो नाम आपके पास और आएंगे। एक तो आएगा क्या वेग, एक आएगी हमारे पास क्या चाल। तो वेग और चाल में क्या अंतर होता है? वेग तो होता है विस्थापन बटा समय, और जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। वेग और चाल में आपको शायद डिफरेंस पता चल गया होगा कि वेग तो क्या होगा कि कितना विस्थापित हुआ है उस समय के अकॉर्डिंग, वो तो क्या आ गया उसका वेग आ जाएगा यानी विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय हो गया। वहीं हम अगर इनके विमाओं की बात करते हैं, मैं बात किसकी कर रही हूँ विमा की, पहले मैं वेग की बात कर रही हूँ। वेग का मात्रक से देखें तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक होगा या नहीं होगा मीटर पर सेकंड। मीटर का मतलब लंबाई की बात करिए l अपॉन क्या हो गया t, तो इसकी विमा हम क्या लिख सकते हैं m0 l1 और t माइनस 1। वहीं अगर हम चाल की बात करें तो चाल का मात्रक भी क्या हो जाएगा मीटर पर क्या आ जाता है सेकंड आ जाता है, और विमा क्या हो जाएगी m0 l1 और t माइनस 1, ये इसकी क्या हो जाती है विमा हो जाती है। अभी हम इसी से आगे चलते हुए जो हमारा नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं अभी त्वरण की। त्वरण क्या होता है? त्वरण सीधा सा है, त्वरण बराबर होता है कि अपने वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। तो त्वरण बराबर क्या हो गया अपना वेग बटा समय, तो यहां से इसकी विमा क्या जाएगी विमा इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन टी विस्थापन अपना x आ गया, t टाइम था तो ये क्या आ गया x अपॉन टी स्क्वायर। पहले तो मैं इसके मात्रक की बात करती हूँ, तो मात्रक तो क्या जाता है इसका मात्रक आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहीं से हम विमा लिख सकते हैं आसानी से। द्रव्यमान कहीं है नहीं m0, ये क्या गया l1 और टाइम की क्या विमा होगी t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो जाता है। तो इस तरीके से हमने विस्थापन दूरी वेग चाल त्वरण इन सब के बारे में बात की। तो ये सब चीजें बेसिक है, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। अभी आप इसी के अंदर एक जैसे टॉपिक ये हटा दिया गया है लेकिन निर्देश तंत्र एक टॉपिक और हमारे पास निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र की बात करें तो मैं डायरेक्ट त्रिविम के बारे में ही बात करूंगी आपसे। निर्देश तंत्र क्या होता है कि किसी भी वस्तु की क्या स्थिति है किस समय पर वो कहाँ है उसके बारे में एक्यूरेट जो अपने को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो क्या कहलाता है हमारा निर्देश तंत्र हो जाता है। कि अगर एक सरल रेखा में यहाँ पड़ी है तो मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर मैं यहाँ दो तलों के रूप में अगर बात कर लेती हूँ तब वो क्या आ जाएगी उसकी दो एक्स हो जाएंगी एक्स और वाई तल, और अगर हम बात किसकी कर लेते हैं तीन तलों के रूप में बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं उसमें त्रिविम की बात कर लेते हैं। जैसे कोई वस्तु इसमें यहाँ पर P है तो इसका मतलब x y और z ये क्या हो जाएगी ये x ये y और ये क्या हमारा z एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती है। तो ये जो x y z क्या बता रही है कि इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी सिचुएशन कहाँ है। तो यहाँ जो x जो पहली वैल्यू है वो तो किसको बताती है x एक्सिस पर ये कितनी इस साइड में कितनी दूरी पर, और y क्या होता है y पर कितनी, और z का मतलब ये z पर ये कहाँ स्थित है वो ये बताती है। इसी के अंदर हमारे पास जो ये सिलेबस में भी रखा गया है वो अभी छोटा सा सिर्फ समझाने के लिए बात है। एक तो नाम आता है अपने पास क्या एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी है अपनी क्या असमान गति। बहुत ही छोटा और आसान टॉपिक है ये हमारा। देखो एक समान गति का मतलब क्या हो गया कि समान समय में वो समान दूरी तय करती है, ठीक है कि वो सेम
बराबर उसने तय की है कि भाई 10 मिनट में उसे 1 किलोमीटर चलना है तो वो 1 किलोमीटर ही चलेगी, फिक्स है उसकी। वहीं अगर ये असमान की बात करता है तो और वो भी ये कि 10 की स्पीड से चल रहा है तो वो स्पीड उसकी क्या रहेगी, जैसी जैसी सेम ही रहेगी। 10 किलोमीटर के लिए ये नहीं है कि वो 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसकी कहीं उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, कहीं स्पीड कम हो रही है, यानी कि वो 1 सेकंड पे भी वही स्पीड थी, 1 मिनट पे भी वही थी और 9 मिनट पे भी उसकी स्पीड क्या थी, वही थी। ठीक है, वो तो वही एक समान है। और वो अगर समान नहीं है तो वो क्या कहलाती है, हमारी असमान गति कहलाती है। अभी हम ये जो एक समान गति है उसमें हम उसी से हम जो एक ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, उससे हम जो न्यूटन की जो समीकरण है, 3 इक्वेशंस हमारे पास आती है जिसे हम बार बार यूज में लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, या फिर x बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तो उन सब के बारे में जो बात करेंगे हम उसके अंदर बात करते हैं, वो कैसे निकलती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक समान गति से बात करने से पहले मैं छोटे छोटे हमारे उसमें जो कुछ चीजें काम में आएंगी, सिंपल से जो अवकलन ये कहेंगे या समाकलन दो नाम आएंगे, उनके बारे में एक बड़ी क्लास लेंगे। लेकिन यहाँ वो चीज समझाने से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी जो एक समान गति से जो गति के समीकरण हम निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं बेसिक चीजों की हमने बात की वो ज्यादा समझना जरूरी है। जैसे मैं अवकलन नाम दो लूंगी, क्या अवकलन, और एक नाम लूंगी मैं क्या, समाकलन। ये जो अवकलन और समाकलन है, अवकलन का मतलब ये घटते क्रम से ले लो आप, और समाकलन का मतलब जोड़ते जाओ यानी कि जोड़ से आ गया। अभी अवकलन जो हमारे इसमें जितने हमें छोटे छोटे जो चीजें आ रही है वैसे उतना ही आपको बताएंगे। जैसे हमारे को कह दिया गया है कि x की घात 3 है, इसका आपको अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, x के सापेक्ष, इसका मतलब इसको किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में, यानी कि इसी के सापेक्ष इसको क्या करना है, अवकलन। अगर यहाँ और ये जो राशि सेम आ रही है तब उसको अवकलित करना क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ जो राशि होती है वो तो क्या आ जाती है, पीछे आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, और फिर हम क्या लिख देते हैं, इस x को ऐसे कैसा, और जो ऊपर है उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस, यानी 3x², इसका क्या आ जाएगा, अवकलन हो जाएगा। अभी इसी को हम अपने ये कहें कि समझने के लिए कि x की घात n का अवकलन dx के सापेक्ष करते हैं, तब ये क्या आता है, n × n - 1। तो ये हमारा इसके लिए क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ये तो क्या हो गया, अवकलन, इसने क्या किया, इसको घटाया। वही मैं इसी के साथ आपको समाकलन बता देती हूँ कि अगर हमारे पास x की घात n है, dx है, उसका क्या करा जाता है, समाकलन कराया जाता है। तो ये जो समाकलन है वो ये जो घात होती है x की घात n + 1 हो जाती है, और इसका क्या है, -1। अभी फिर यहाँ पर हमारे पास सीमाएं नहीं दे रखी, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक इसको जोड़ना है ये नहीं बता रखा है, तब क्या करते हैं, इसमें एक नियतांक आ जाता है c, जिसको क्या कहा जाता है, समाकलन नियतांक कहा जाता है। ठीक है, अभी इसी को मैंने आपको बिना उसके बताया है, अभी तो बिना सीमाओं के। ये दोनों चीजें सेम लग रही है, नहीं लग रही, दोनों को साथ में इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। समाकलन का मतलब तो इसके घटाना है, क्योंकि n × x की घात n - 1। अभी ये जरूरी नहीं है कि हमने x ले लिया तो x का ही होगा। अभी इसी के एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। अगर मुझे ये कहा जाए y की पावर कितना है, -7 ले लेती हूँ सिर्फ, कि y की पावर 7 है, इसका y के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसका मतलब y के सापेक्ष अवकलन करो तो नीचे मुझे y लिखना है, तो ये क्या है, 7y, 7 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये आ गया 6 आ गया। और यही जरूरी नहीं है, अपने को कह दिया जाए t की पावर माइनस क्या है अपने पास 4 है, उसका t के सापेक्ष अवकलन करो, तो मैं इस रूप में लिख दूं इसको। यहाँ से क्या गया, जो ये होता है वो तो पहले आ जाता है, और t की पावर -4 - 1
टी की पावर आ गया माइनस का 5। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो भी वेरिएबल अपने पास कंटेंट्स है उनका क्या कर सकते हैं, ये अवकलन कर सकते हैं। अभी समाकलन में अपन बात कर लेते हैं पूरी ओर। अभी मेरे को ये कहा जा रहा है, पहले मैं इसी के एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे ये कह दिया जाए कि x की पावर 3 है, उसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो इसका क्या करेंगे हम, x की पावर क्या देगा 3 प्लस 1 अपॉन क्या गया 3 प्लस 1 4 हो गया और प्लस क्या गया समानुपाती नियतांक। ये क्या है कि यहाँ सीमाएं, अब सीमाओं के बारे में भी आपको साथ में बता देती हूँ। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। अभी इसी का जो रूल नंबर सेकंड है वो हम क्या लगा के करेंगे, अगर यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, सीमाएं लगा दी जाती है। सीमा लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ ये रूल नंबर सेकंड की बात कर रही हूँ, हमें क्या करना है, यहाँ इसकी सीमाएं t1 से t2, यानी x सीमा क्या बताती है कि ये जो x है उसका मान कहां से कहां तक, t1 से t2 तक निकालना, ठीक है। तब ये सीमाएं दी हुई होते हैं तो समाकलन का चिन्ह नहीं आता है। तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, ये लगा दी t1 से t2 ऐसे, ठीक। अभी क्या करते हैं कि पहले ऊपर है तो x की जगह क्या लिखना है, अपने को t2 लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, t2 की पावर क्या हो गया n प्लस 1 बटा क्या गया n प्लस 1। पहले मैंने ऊपर वाला लिख दिया, फिर माइनस का निशान लगाओ और t1 क्या लिख दो n प्लस 1 अपॉन क्या गया n प्लस 1। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सीमाएं दी हुई हो तब हम क्या निकाल सकते हैं, उसका समाकलन। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो ये x की पावर क्या ले ली मैंने 5 × dx है और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, मैंने निकालनी है अपने को 2 से या 1 से 3 तक निकालनी है। इसकी वैल्यू थोड़ी कम ले लेते हैं, ये लो x² dx है, समाकलन की सीमाएं हैं 1 से 3 तक। ये 1 से 3 तक की जगह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ये कंफर्म नहीं है, मैं एग्जांपल लिखता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो ये तो x की पावर 2 + 1 अपॉन क्या गया 2 + 1 × 3 और सीमाएं क्या है 1 2 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह क्या लिखना है 3 की पावर, तो ये तो ऊपर तो 3 अपॉन क्या है 3 माइनस फिर क्या है 1 है, यहाँ 1 की पावर 3 अपॉन क्या है 3। तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, 3 × 3 × 3 करो तो कितने आ गए 27 अपॉन क्या आ गए और -1/3। यहाँ से 9 -1/3, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 - 1/3 या 26 अपॉन क्या आ रहा है 3। तो इस तरीके से इसके आगे तक इसके क्या कर सकते हैं, अपन हल कर सकते हैं। तो ये जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की आपको बता रहे हैं कि हम एक समान त्वरण के लिए या एक समान गति के लिए बात करेंगे, वो हम अगली क्लास में अपन बात करते हैं। तो उससे पहले आपने जो मैथ्स है 12th है, आपके 11th में भी अवकलन और समाकलन मैथ्स के अंदर पूरी डिटेल्स है, लेकिन जो बायो और जो मैथ्स वाले तो पढ़ लेंगे लेकिन बायो वाले ये सब नहीं पढ़ पाते। तो ये उनके लिए है कि ये जो बेसिक जो एक इजी मेथड से हम इसको समझ सकते हैं। तो जिस चीज को मैं जहाँ काम में लूंगी वो भी आपको साथ साथ में बताते रहेंगे इस अवकलन समाकलन को जैसे। तो अगली क्लास के लिए ही आप क्लास में इसको कंटिन्यू रखना अपना को जरूरी है। तो अगली क्लास में अपन जो अपनी इक्वेशंस हैं उनके साथ गति की जो समीकरण है उनके साथ अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।